हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। मैंने 4 आपको पार्ट बना दिए थे इसके, है ना। अब सैम्पल पेपर का ये 5th पार्ट है, इसमें लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला जो है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे कम डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे आसानी से टूटेगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड टूटना आसान होगा। जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल ऐसे बड़ा है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कहाँ से जोड़ते हैं? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है, तो ये आसानी से टूटेगा। बट जो छोटे होते हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है। बट आपको ध्यान क्या देना है, कह रहा है अरेंज इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे मुश्किल होगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। आयोडीन की तो समझ में आती है कि सबसे छोटी कम होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है आयोडीन का। बट फ्लोरीन का जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए था बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किल, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। बट फ्लोरीन में साइज़ छोटा होने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है और 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन्स छोटे से सेकंड ऑर्बिट पे भरे हुए हैं। ठीक है ना, 1s 2s 2p, तो 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं सेकंड ऑर्बिट में, तो उसकी वजह से रिपल्शन हो जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्लोरीन का साइज़ ब्रोमीन से तो छोटा ही है, इसलिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, हालांकि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट क्योंकि उसमें रिपल्शन हो गया इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई। आयोडीन में तो कोई शक ही नहीं था, क्योंकि उसका तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी थी, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो सबसे कम इसकी होनी चाहिए थी। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट उसका कम होने का कारण ये हुआ कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम इसलिए हो रही है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से रिपल्शन हो गया, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम हो गई। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसी की वजह से कम होती है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, साइज़ बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिट में आ गए हैं, उसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल है, उससे कम ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, आयोडीन सबसे कम। बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पी-पाई बॉन्ड्स। बिस्मथ पी-पाई बॉन्ड्स क्यों नहीं बना रहा है? हमें देखना है बिस्मथ कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला हटा देते हैं ताकि आसान हो जाए समझने में। एक्चुअली में बिस्मथ जो है कहाँ बैठा हुआ है? नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, BI सबसे नीचे बैठा हुआ है। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि इसमें पी-पाई बॉन्ड्स बन ही नहीं पाएंगे। पी-पाई छोटे में बन पाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक p ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, तो दूसरे वाले के साथ p और p ओवरलैप हो सकते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो सकती है, पाई बॉन्ड बन सकता है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन छोटा है, पर बिस्मथ में साइज़ बड़ा होने की वजह से p-पाई d-पाई बनेगा बॉन्ड, p-पाई नहीं बन पाएगा, क्योंकि साइज़ बड़ा होने से p और d की ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब d और d की ओवरलैपिंग होगी या p और d की ओवरलैपिंग होगी तो वो कम वीक होगी, इतनी डिफ्यूज्ड होगी कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इसमें पी-पाई बॉन्ड इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि साइज़ बिस्मथ का बड़ा है, उसके अंदर d ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, पी-पाई नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस नेगेटिव दैन सल्फ़र। ऑक्सीजन 16th ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा होने की वजह से, ऑक्सीजन के बहुत छोटे होने की वजह से क्या होगा कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन की तरफ तो वो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव। ऐसे ही नाइट्रोजन और फास्फोरस में है, ऐसे ही फ्लोरीन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन में है, जो 17th ग्रुप है, ये 16th है, 17th में फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है।
तो इसमें भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। इसकी -333 के आसपास आती है, इसकी -349 के पास आती है। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फ़र में है, ऑक्सीजन की कम है और सल्फ़र इसकी -161 के आसपास है, इसकी -200 के आसपास। इसकी कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कारण यह है कि साइज इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कम्स देन रिपल्शन टेक्स प्लेस। बिकॉज ऑफ रिपल्शन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सल्फ़र। ठीक है बच्चों, तो ये हटा दें, ये तीनों चीज़ें हो गई। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर में डी पार्ट है, इसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। तो इसमें 31st क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट HNO3। एक्चुअली में कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन अलग है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग है। डाइल्यूट जब लेंगे तो NO बनता है, इसमें कॉपर नाइट्रेट बनेगा, NO और वाटर, NO एंड वाटर। और कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो NO2 बनता है। तो ये रट के रखना पड़ेगा कि डाइल्यूट के अंदर NO बनता है। ठीक है, अब जब इसको बैलेंस करते हैं तो ये आ जाता है इस तरह से, और 6 है तो 2 हो गया, यहाँ 4। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। व्हेन कॉपर विल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 देन ये याद रखना है। कॉन्सेंट्रेटेड में भी कॉपर नाइट्रेट और वाटर तो बनेगा ही, पर NO की जगह NO2 बनता है, तो डाइल्यूट में NO बनता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ ClF3। ClF3 का शेप बनाना है। ठीक है, ऊपर वाला हटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट पार्ट हमें ClF3 का जो शेप बनाना है तो उसके अंदर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे हम ज़्यादा अच्छा रहेगा। H इज़ इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और M क्या, मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। इसमें क्या है, जिनकी वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1। ये कैटायन है, कैटायन का चार्ज हो तो माइनस कर देना, एनायन का चार्ज हो तो उसका चार्ज ऐड कर देते हैं। अब ये ClF3 है तो H हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे H लिख लेते हैं। H इज़ इक्वल टू हाफ, वैलेंस में आउटरमोस्ट शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, सेंट्रल एटम का देखते हैं। और मोनोवैलेंट फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, कितने लगे हुए फ्लोरीन, 3, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ये दोनों तो 0 है। तो ये 5 हो गए, मतलब है 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ClF3 में ओवरऑल 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इसके इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इसके, तो 10, तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से 3 बॉन्डेड पेयर है, 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बचे क्या, 2 लोन पेयर कहलाएंगे। अब 5 का जो शेप होता तो वो ऐसा होता PCl5 वाला, बट अभी क्या है, क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन लग गए हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर जो हैं वो 120 के एंगल पे दे देंगे, इसलिए ऐसे है। तो ये जो है इसको कहते हैं टी शेप्ड, इसको बेंट टी शेप्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर है थोड़ा रिपेल करेंगे ना तो ये थोड़ा सा बेंट हो सकता है। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, हल्का सा बेंट टी भी कह सकते हैं, बट टी शेप्ड कह दो वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के 7 और फ्लोरीन के 3, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 का मतलब 5 पेयर हो गए। 5 पेयर में से कितने बॉन्डेड हैं, 3 पेयर बॉन्डेड हैं, तो बचे 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर ये हैं और 3 पेयर ये हैं। जब 5 होते हैं तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बट इसमें लोन पेयर है इसलिए शेप गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये टी शेप बन जाएगा। दोनों लोन पेयर को दूर दूर रखने के लिए 120 के एंगल पर रखा है। ऊपर रखते तो रिपल्शन ज़्यादा होता, यहाँ पर रिपल्शन रिलेटिवली कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंगल 90 का होता है फ्लोरीन के साथ, तो इसलिए इसको 120 के एंगल पर रखा गया। तो इसलिए आंसर इसका होगा टी शेप्ड। ओके, इसको भी हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देते हैं 31st क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें कह रहा है X हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है, लोवेस्ट फॉर एनी नोन सब्सटेंस, -269 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर समझो। ठीक है ना, लोवेस्ट फॉर एनी नोन सब्सटेंस, किसी नोन सब्सटेंस के लिए बहुत लो है। इट इज़ यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस।
जो डीप सी डाइवर्स जाते हैं उनके जो सिलेंडर, गैस का सिलेंडर होता है, उसके अंदर इस गैस को यूज़ करते हैं एज ए डाइल्यूएंट। आइडेंटिफाई गैस एक्स, विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस मेक्स इट्स यूजेबल एज ए डाइल्यूएंट, वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस गैस सो लो। एक्चुअल में क्या है कि जब ये कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है तो इसका मतलब ये बहुत छोटा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर, नेग्लिजिबल होंगे, या तो डिस्पर्जन फोर्सेज कह लो या वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगे। एंड इसको ऑक्सीजन इन, ये जो बात कह रहा है, इट इज़ यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि ये हीलियम है, क्योंकि हीलियम को हम डालते हैं जो डाइविंग एपरेटस, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनके गैस के सिलेंडर में, क्योंकि जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो प्रेशर पानी का बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उनके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स में क्या होता है कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा जब नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो जाती है अंडर प्रेशर, जब डाइवर ऊपर आता है तो प्रेशर कम होने से नाइट्रोजन बबल्स बन के निकलेगी और उसकी वजह से क्या होता है कि आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का फ्लो गड़बड़ा जाता है। तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स, और उसमें कई बार डाइवर जो होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उनके जो गैस का सिलेंडर वो नीचे लेके जाते हैं अंडर वाटर, उसके अंदर नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन कम कर देते हैं और उसके अंदर करीब 11.7% हीलियम डाल देते हैं। हीलियम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हीलियम इज़ ए इनर्ट गैस एंड इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन द ब्लड इवन अंडर वेरी हाई प्रेशर। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है और नाइट्रोजन ब्लड एयर के अंदर 78% के आसपास है, तो उसकी कंसनट्रेशन 56.1 के आसपास कर देते हैं नाइट्रोजन की, और हीलियम की परसेंटेज 11.7% कर देते हैं, ताकि हीलियम, क्योंकि ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होगी। जब डिज़ोल्व नहीं होगी तो बबल्स बन के निकलेगी नहीं जब प्रेशर कम होगा। हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व नहीं होगी, लो प्रेशर पे निकलेगी नहीं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स की नहीं रहेगी, क्योंकि वो फेटल होती है, उसमें काफ़ी लोगों की जो डाइवर्स हैं उनकी जान चली जाती। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उनके गैस के सिलेंडर में 11.7% हीलियम डालते हैं। तो एक्स जो है वो कह रहे डालते हैं गैस एक्स, तो दैट इज़ हीलियम। हमें मालूम है कि बहुत छोटा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे तभी होगा, तो हीलियम बहुत छोटे भी है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि नोबल गैस है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कोई है नहीं, इसलिए ये नोबल गैस की तरह। और इसका कह रहा है कि वाई इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस गैस सो लो, क्योंकि ये अकेला रहेगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं है। जितने भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब अकेले ही रहते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो जब मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगी। तो इसमें हम कहेंगे एक्स हैज़ बॉइलिंग पॉइंट दिस 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 दिस, तो इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफाई द गैस एक्स। तो आइडेंटिफाई हमने किया कि दिस गैस एक्स इज़ हीलियम। हीलियम जो है एक्स गैस है। फिर वो क्या कह रहा है, वाई इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट, फिर यहाँ पे कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस मेक्स इज यूजेबल एज डाइल्यूएंट। तो हम कहेंगे एज दिस गैस इज इनर्ट एंड इट डज नॉट डिजॉल्व इन द ब्लड इवन अंडर वेरी हाई प्रेशर, देयरफॉर इट इज मिक्सड विद द ऑक्सीजन इन द सिलेंडर ऑफ द डाइवर्स। स्कूबा डाइवर मतलब है सी, स्कूबा डाइवर भी कहते हैं उन्हें, या डीप सी डाइवर्स कहते हैं, डीप सी डाइवर्स। ये ओशन के अंदर, समुंदर के अंदर बहुत नीचे तक चले जाते हैं, तो बहुत नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स होती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके हीलियम 11.7% डाल देते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट बिकॉज इट डज नॉट डिसॉल्व इन द ब्लड इवन अंडर हाई प्रेशर। फिर ये कह रहा है व्हाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस एक्स सो लो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज सो लो बिकॉज द साइज ऑफ हीलियम इज़ वेरी स्मॉल। मॉलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है, जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, बट इसका मास बहुत छोटा है। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर एज इट इज़ इनर्ट गैस देयर आर नो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये वो सब कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से इसके अंदर केवल वीक, वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्सेज आर प्रेजेंट या वैन डर वाल फोर्सेज आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो। इसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी लो है कि काफ़ी समय तक हीलियम और हाइड्रोजन को हम लोग ये मानते थे कि दे आर परमानेंट गैसेस। वो तो बाद में जब हमने प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर घटाया तो बहुत लो टेम्परेचर के जाके ये लिक्विफाई हुई, अदरवाइज़ ये परमानेंट गैसेस मानी जाती थी। इतनी लो इसके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देंगे क्योंकि ये मोनोएटॉमिक रहता है और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक, ओनली वीक डिस्पर्जन फोर्सेज आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। ओके, इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं। तो ये हो गया 31st क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। ओके जी, ओके, हटा रहा हूँ मैं। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इसका 31st का और पार्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट करें तो स्टेबल रह जाए, टूटे ना। इसमें बहुत आसानी से टूट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन टेलुरियम बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, क्योंकि टेलुरियम का साइज़ बड़ा है। तो टेलुरियम हाइड्रोजन का, जैसे एक तरह से हाइड्रोजन का साइज़ इतना छोटा है और टेलुरियम का इतना बड़ा है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ तो बड़ी हो गई ना। तो बॉन्ड लेंथ जब बड़ी होती है तो तोड़ना आसान होता है, तो सबसे आसानी से ये टूटेगी। इसकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा वाटर की केस में थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे कम H2S की होगी, उससे कम H2SE की होगी और सबसे कम H2TE की होगी। क्योंकि टेलुरियम ये जो 16th ग्रुप के हैं ना, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, तो जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। क्योंकि जब हीट करोगे तो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ आसानी से टूटेगी क्योंकि सबसे बड़ी होगी, उससे फिर थोड़ा दिक्कत इसमें होगी, डिफ़िकल्टी आएगी इसमें। और वाटर में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन भी छोटा है, ऑक्सीजन भी छोटा है। ऑक्सीजन से बड़ा है सल्फर, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, इसमें और बड़ी हो गई, इसमें और बड़ी हो गई। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तोड़ना आसान होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी वाटर की सबसे ज़्यादा होगी, H2TE की सबसे कम होगी। बॉन्ड लेंथ को देखना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म्ड व्हेन द इंटरफेस ड्यूरिंग द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। नाइट्रेट का रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट के लिए। तो उसमें नाइट्रेट में ब्राउन रिंग टेस्ट को हम क्या समझते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, उसमें क्या होता है कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट के लिए कैसे करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जो नाइट्रेट है वो ले लिया, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं FeSO4, और फेरस सल्फेट डालने के बाद जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं जब इस सोल्यूशन में, तो जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड आके मिलती है इसके साथ इंटरफेस पे, वहाँ पे एक ब्राउन रिंग आ जाती है, ये ब्राउन रिंग आ जाती है। इट इज़ ए टेस्ट फॉर नाइट्रेट, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है और नीचे नाइट्रेट वाला है जिसमें फेरस सल्फेट डाला था। तो यहाँ जो ब्राउन रिंग आने का कारण क्या है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeH2O5NO और इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। इसको हम कह सकते हैं पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन जाता है इसकी वजह से ब्राउन रिंग बन जाता है, ब्राउन रिंग। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रेट है वो NO में टूट जाता है और जो आपने फेरस सल्फेट डाला है, फेरस आयंस उसके और वाटर के आयंस, वाटर का मॉलिक्यूल्स मिलके ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका कलर ब्राउन होता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट के सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट डालते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाय थ्रू द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब डालोगे तो एक ब्राउन रिंग बन जाती है एट द इंटरफेस ऑफ द नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये किसकी, ये कंपाउंड होता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बड़े बड़े दिखा सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से ब्राउन रिंग बनता है। ओके बच्चों, तो इसने पूछा है फॉर्मूला देना था, वो फॉर्मूला आपको दे दिया। नाम देना हो तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, हटाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, 31st का और का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम लोग। इसमें ये कह रहा है ए ग्रीनिश येलो गैस ए विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर इज़ ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन है? एक तो ब्लीचिंग एजेंट H2O2 है और एक आपका क्लोरीन गैस है। अब क्योंकि ये गैस कह रहा है और सफोकेटिंग स्मेल भी होती है उसमें
और पंजेंट स्मेल होती है क्लोरीन की। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइज ब्लीचिंग एजेंट है वो, तो इसका मतलब ये ए जो है क्लोरीन हो सकती है। एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, तो ये तो पक्का ही क्लोरीन है। क्लोरीन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है, CaOH होल ट्वाइस से जब क्लोरीन रिएक्ट करती है तो ये CaOCl2 Cl होल ट्वाइस और CaCl2 प्लस H2O बनाता है, और इन सब का मिक्सचर जो है ना CaOCl होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, CaCl2 और ये सब का मिक्सचर, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो पक्का है कि ए इज़ क्लोरीन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई स्लेक्ड लाइम कहते हैं, गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर क्या है, क्लोरीन रिलीज़ करता है तो उससे ब्लीच हो जाता है। आइडेंटिफाई ए तो क्लोरीन हो गया, ये तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Cl2, क्लोरीन गैस है। एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन, ये ब्लीच क्यों करता है, क्योंकि क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, और ये HOCl जो है वो टूट जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स यू HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये जो भी कलर्ड सब्सटेंस है उसके साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस कर देता है, तो इसका ब्लीचिंग एक्शन है। तो इसको हटा देते हैं और इसका ये जो ब्लीचिंग एक्शन में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है कलर्ड सब्सटेंस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा सब्सटेंस के साथ नेसेंट ऑक्सीजन तो उसको कलरलेस कर देता है, यही इसका ब्लीचिंग एक्शन है। तो आपसे जो इसने क्वेश्चन पूछा पहले कि ए को आइडेंटिफाई करना है, तो ए तो हो गई क्लोरीन गैस। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन इसका क्लोरीन का इसलिए होता है क्योंकि व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर देन इट फॉर्म्स HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन द कलर्ड सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल बिकम कलरलेस, इसकी वजह से ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा वो यहाँ लिख देते हैं कि वीक डाइल्यूट के साथ अलग रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग है। तो NaOH जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो NaClO3 सोडियम क्लोरेट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो NaClO3 बनाता है, और डाइल्यूट होता है तो NaClO बनाता है। तो NaCl और वाटर तो दोनों केस में बनता है, बट इसके केस में जब हॉट कंसनट्रेटेड होता है NaOH क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर बनाएगा। 6 है तो यहाँ 5 लग जाता है और क्लोरीन 3 लग जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गया क्लोरीन भी, और वाटर कितने हो गए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 दे दो। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, डाइल्यूट के साथ सोडियम ऑक्सीजिक क्लोराइड बनाता है, NaOCl भी लिख सकते हैं, NaClO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ए इज़ क्लोरीन गैस। दूसरा एक क्यों ब्लीचिंग एक्शन क्यों करता है, बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज फॉर्म। नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचेस द कलर्ड सब्सटेंसेस टू कलरलेस, और केमिकल रिएक्शन ऑफ ए विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में ये रिएक्शन होगा। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 32nd क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 32nd क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिकुलर फॉर्मूला दिस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स कंपाउंड बी। दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो बी obtained फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. B on treatment with iodine in aqueous KOH gives C and a yellow compound D. Identify ABCD and give the reactions involved. अब देखिए समझिए, C8H6 कह रहा है और यहाँ पे ये भी कह रहा है दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो बी obtained फ्रॉम बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. तो यहाँ से तो हमें ये दिख रहा है कि
बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 में, ठीक है, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाएगा। तो इसका मतलब कंपाउंड तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये बनता है एसिटोफिनोन। तो इसका मतलब ये कंपाउंड एसिटोफिनोन होना चाहिए। C8H6O, तो C8H6O ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HNO कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स कंपाउंड B, ठीक है। तो B तो ये हो गया, कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ दिस कह रहा है। तो A हमें पता करना है, तो A में क्या हो सकता है कि हमसे कह रहा है कि 8 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 कार्बन हो गए, ठीक है। हमें ये कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड पे डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 देंगे प्लस डाइल्यूट HgSO4 दे रहे हो, तो समझ लेना कि वाटर जुड़ेगा और डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, वो डबल हो जाएगा, एक बॉन्ड खुल जाएगा, वाटर का एक तरफ H लगेगा, एक तरफ OH लगेगा, OH उस पर लगेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से, तो यहाँ OH लगेगा। अब OH लगने के बाद यहाँ पे टॉटोमरिज्म होगी, इसका डबल बॉन्ड इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा पोर्शन में इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, है ये वाला आपका पोर्शन बाद में लिख लेंगे फिर से, तो ये वाला समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देखा हमने कि जब ट्रिपल बॉन्ड था, इसको और बड़ा करके दिखा दे ताकि आपको समझ में आ जाए। जब ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर लगेगा, ये इस पर ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर लगेगा तो ये डबल रह जाएगा, एक तरफ वाटर का H इस पे आ गया, वाटर का OH और H+ एक तरह से, तो H इस पे आ जाएगा, OH इस पे आएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और H इस पे, इसको हम कहते हैं टॉटोमरिज्म। अब जब टॉटोमरिज्म होगी तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटोफिनोन बन जाएगा, इसी को एसिटोफिनोन कहते हैं। और इसी को वो कह रहा है कि इसको हम बेंजीन से भी बना सकते हैं। तो इसके मतलब जो हमारा A कंपाउंड है ये है और जो B कंपाउंड है वो ये है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड A, इसका C8H6 फॉर्मूला हो गया। ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HgSO4 H2SO4 से करोगे तो उसके अंदर वाटर जुड़ जाएगा, एक तरफ OH लगेगा, एक तरफ H लगेगा, टॉटोमरिज्म में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3, तो ये एसिटोफिनोन हो गया। ये कह रहा है बेंजीन से रिएक्ट कराओगे एसिटाइल क्लोराइड को तो भी बन जाएगा, तो वो मैंने रिएक्शन पहले लिखा था, तो उससे भी बन जाएगा। B ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन, अब इसको आयोडीन से अगर हम ट्रीट करा दें, आयोडीन NaOH दे दो, KOH दे दो, तो ये CHI3 बन जाएगा, इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म। ये येलो होता है, येलो आयोडोफॉर्म। तो यही कह रहा है कि इसको जब आयोडीन और KOH से ट्रीट करोगे तो इट गिव्स कंपाउंड C एंड ए येलो कंपाउंड D। D तो ये हो गया और C क्या होगा, यहाँ पे COOK लग जाएगा। यहाँ पे इसको ऊपर के पोर्शन को थोड़ा सा हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको फाइनली लिख सकते हैं। इतना हटा देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, हम इतना तो हम लोगों ने कर ही लिया, समझ में आ गया है। और यहाँ पे लिख देते हैं इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो ये बनेगा COOK, ठीक है, डबल बॉन्ड OK लग जाएगा इसका, ठीक है, और ये CHI3 बन जाएगा आयोडोफॉर्म। तो ये हमारा C हो गया, इसको कह सकते हैं पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है, Z, ये पोटेशियम, ठीक है। तो हमारे को सब पता चल गया, A का पता चल गया, इसको हम कहते हैं 1-फिनाइल इथाइन भी कह सकते हैं, इसको 1-फिनाइल इथाइन, इसे A कहेंगे। और एसिटोफिनोन B हो गया, B = एसिटोफिनोन। C हमारा जो हो गया
ये हो गया जिसको हम कह रहे हैं पोटेशियम बेंजोएट, और डी हमारा आइडोफॉर्म हो गया। और हमने सारे रिएक्शन भी लिख दिए। तो वो कह रहा था गिव द रिएक्शंस, आइडेंटिफाई ABCD। ए ये हो गया फिनाइल 1 फिनाइल इथाइन, बी एसिटोफिनोन हो गया, सी पोटेशियम बेंजोएट हो गया, और डी आइडोफॉर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया 30 सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इसका और पार्ट भी है, वो हम लोग करेंगे। 30 सेकंड का ये क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोग 30 सेकंड का और पार्ट करते हैं। उसमें ये दिया है राइट दी रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन एंड इथानल। ये एसीटोन है मान लीजिए, ठीक है, और ये इथानल है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो उसको क्रॉस एल्डोल, जब दोनों सेम होते हैं तो सिंपल एल्डोल। तो इसका H इस पर चला जाता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये इधर चला गया और ये CHO हो गया, ठीक है। इधर इसका C रहेगा, स्केलेटन के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। ये C इधर रहेगा, CCHO, ठीक है। अगर कब, जब एसीटोन आगे था और इथानल पीछे था, तो क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, खाली सिंपल नहीं दिखा रहे हैं। इथानल का इथानल के साथ, एसीटोन का एसीटोन के साथ नहीं, खाली क्रॉस प्रोडक्ट। ये एसीटोन आगे और इथानल पीछे। अब इथानल को आगे कर दो, ये पहला हो गया। इथानल को आगे कर दें अगर, ये इथानल हो गया और ये एसीटोन हो गया, ठीक है। तो ये इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका ये H इसके ऊपर आ जाएगा। जब H इसके ऊपर आ जाएगा डाइल्यूट NaOH या KOH के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, COH हो जाएगा ये, और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है ये, और ये इसका हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये डबल बॉन्ड हो और ये C है। हीट करोगे ये दोनों हट जाएंगे, तो वाटर हट जाएगा। तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम अगर लिया जाए तो हम कहेंगे 2,3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये मिथाइल में चला गया और इसमें 5 की चेन बनेगी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं पेंट 3-ene-2-one, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड अलग अलग बनेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इथानल आगे ले लिया और प्रोपानल पीछे ले गया, या एसीटोन भी कहते हैं इसको, ये पीछे ले लिया, ठीक है। चाहे इधर का कार्बन ले लो चाहे इधर का, एक ही बात है। दोनों केस में प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इथानल आगे एसीटोन पीछे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन में, और एसीटोन आगे इथानल पीछे लिया तो ये कंपाउंड बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है। ये क्रॉस एल्डोल हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको हटा 30 सेकंड के और पार्ट में जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग। बेंजाइल अल्कोहल है, ए को बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH को बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथानोइक एसिड, मतलब इसमें कन्वर्ट करना है हमें फिनाइल इथानोइक एसिड। तो एक कार्बन भी बढ़ाना है, तो जब भी कार्बन बढ़ाना है तो KCN की हेल्प ले सकते हैं। तो बट KCN की हेल्प कब मिलेगी, जब वहाँ पे Cl वगैरह हो, हेलोजन हो। तो SOCl2 से इसको रिएक्ट करा दिया, CH2Cl हो जाएगा, ठीक है। अब इसको KCN दे दोगे तो ये CN लग जाएगा, ठीक है। ये CH2CN हो गया। अब इसको जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H+ वाटर दोगे एसिडिक मीडियम में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो उसके केस में क्या होगा कि ये एसिड बन जाएगा। तो ये बेंजीन के ऊपर CH2COOH हो गया। इसी को हम कहते हैं फिनाइल इथानोइक एसिड, इसे ही कहते हैं फिनाइल इथानोइक एसिड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथानोइक एसिड में एक कार्बन बढ़ाना था, तो KCN लगा के CN लग गया, उसको पानी दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बन गया, तो फिनाइल इथानोइक एसिड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रोपानोन टू प्रोपीन कह रहा है, इसको हटा देते हैं, जगह बन जाएगी। प्रोपानोन टू प्रोपीन, ठीक है। प्रोपानोन ये है,
और हमें बनाना किस में है, इसके अंदर, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोपानोन को पहले अल्कोहल में चेंज करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन ना भी शो करो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, इसका मतलब वो हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे OH हो जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, स्केलेटन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इधर का H और उधर का OH हटाना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दो एट 443 केल्विन। इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट ए प्रोपीन। ये प्रोपीन मिल गई। ठीक है, तो एसीटोन को या प्रोपानोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको अल्कोहल में चेंज कर लो, प्रोपानोन को अल्कोहल में चेंज कर लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देके, फिर उसका डिहाइड्रेशन कर दिया तो एल्कीन बन जाएगी। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट और देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बेंजीन को मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन में करना है। थर्ड पार्ट ये हटा देते हैं, मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करना है बेंजीन को। ये बेंजीन है और इसको कन्वर्ट करना है मेटानाइट्रो एसीटोफिनोन। ये एसीटोफिनोन है और मेटा पे नाइट्रो लगा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन को COCH3 लगाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या होगा, COCH3 ऊपर लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो ये बन गया एसीटोफिनोन। ठीक है, अब इस एसीटोफिनोन को हम क्या करेंगे कि HNO3 देंगे तो NO2 लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक्चुअली ये जो होता है एसीटोफिनोन जो है ना, कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो NO2 अपने आप मेटा पोजीशन पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन मिल जाएगा हमें। इसी के इसको हम कहेंगे मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। ठीक है, पहले CH3COCl इथानॉइल क्लोराइड दिया तो ये एसीटोफिनोन बन गया। इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दोगे तो NO2 मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन 32 भी हो गया। अब इसको हटाते हैं, फिर 33rd क्वेश्चन और देख लेते हैं आखिरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, 33rd का फर्स्ट पार्ट है स्टेट कोलरॉज लॉ। इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट dilution when the dissociation is complete, when the dissociation is complete, each ion has a definite contribution towards the molar conductance, of the solution, irrespective of the charge present on the ion, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं, सपोजिंग ले लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस ले लिया हमने। ठीक है, ये टूटेगा एल्युमिनियम आयंस में और सल्फेट आयंस में। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर मान लो इसके 100 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी होगी, ट्वाइस इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस। जितने भी आयंस हैं इसकी कंडक्टेंस ले एल्युमिनियम आयंस की, मान लो इसकी एल्युमिनियम की 10 है तो 10, और 3 इंटू सल्फेट आयंस की जो कंडक्टेंस है वो ले लें, मान लो ये 20 है सपोजिंग, तो ये टोटल कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे 20 + 60 = 80। तो मतलब कहने का है कि कोलरॉज लॉ ये कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो जितना उसको टूटना है उतना टूट जाएगा। तो जब उस कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा वो, उस पॉइंट पे जितने उसके अंदर आयंस हैं सबकी मोलर कंडक्टेंस जोड़ दो और उनके सम के बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे लेना देना नहीं है, आयंस कितने हैं
हर आयंस की कंडक्टेंस ले लो और उसको जब जोड़ दोगे दो सबके सारे आयंस की कंडक्टेंस को, दैट विल बी दी टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये कोलरॉज लॉ स्टेट करता है वीडियो पे। अब ये 33rd क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, सेकंड पार्ट है 33rd का, फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कर लिया था पहले। तो ये कह रहा है इसके अंदर कि इसकी ईएमएफ निकालनी है, तो इसके अंदर हमें कौन सा लॉ लगाना है? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, बल्कि नर्स्ट इक्वेशन में EMF इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, की पावर समथिंग अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर y समथिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, तो R भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी, और फैराडे भी 96500 होता है कूलम में। तो इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके रख दी जाती है। तो इसको इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं, लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स की पावर समथिंग अपॉन रिएक्टेंट की पावर समथिंग। अब यहाँ पे इन्होंने कॉपर और एल्युमिनियम का रिएक्शन दिखाया है और ये कह रहे हैं एल्युमिनियम जो है वो चेंज हो रहा है Al3+ में, तो 3 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये एनोड है। दूसरी तरफ जो रिडक्शन हो रहा है वो कॉपर वाले का है, और जिसका रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कॉपर एटम बन के बैठेगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स फाइनल इक्वेशन में कैंसिल हो जाए। तो 2Al + 3Cu2+ गिव्स यू 2Al3+ + 3Cu। ये रिएक्शन बन गया। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड कौन होता है? जो कि कम रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है तो 0.34 है, और एनोड जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसमें हमको याद है लोन से, लेफ़्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड है, तो इसकी ई नॉट हमें दी है -1.66 वोल्ट। ठीक है, तो आपकी ई नॉट सेल जो हो गई, इन दोनों को जुड़ जाएगा तो 2 वोल्ट आ गई, तो ई नॉट सेल 2 वोल्ट हो गई, -0.059। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 6 आ जाएगा। लॉग प्रोडक्ट में ये पर है एल्युमिनियम आयंस, और इनके सामने 2 है तो पावर 2 में चला जाएगा, और कॉपर आयंस है नीचे, और इसके सामने 3 है तो पावर 3 में चला जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, 2 - 0.59 अपॉन 6 लॉग एल्युमिनियम आयंस की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.15 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन दी है 0.025, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं, 2 - 0.059 अपॉन 6, अब लॉग ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ये 2 सामने आ जाएगा, 2 लॉग 0.15 माइनस 3 लॉग 0.025। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ दी हुई है, 2 - 0.059 अपॉन 6, और 2 लॉग 0.15 की वैल्यू हमें ये दी हुई है -0.8239 माइनस 3 इंटू इसकी भी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? -1.6020। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये -0.59 अपॉन 6 है, और इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मैंने कैलकुलेट कर रखी वैल्यू, -1.6478 इसकी है, और इसकी प्लस 4.8060 है। ठीक है, जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 - 0.0311, दिस इज़ इक्वल टू 1.9689 वोल्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको मेनली क्या ध्यान रखना है
कि EMF कैलकुलेट करना है तो नर्स्ट इक्वेशन लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर 298 दिया, इसके अलावा कोई टेम्परेचर होता तो फिर इसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता। इसकी वैल्यू 298 पे R की वैल्यू दी और जो फैराडे की वैल्यू है, ये सब मिल के अगर सॉल्व करते हैं 298 पे तो ये वैल्यू आ जाती 0.059 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, खाली आयंस की कंसंट्रेशन लेते हैं तो एल्युमिनियम आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे है, कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन ले ली, वो प्रोडक्ट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड में है, इनकी वैल्यूज़ रख ली, फिर इनका लॉग ले लिया, लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं, लॉग 0.15 की वैल्यू ये दी हुई है और लॉग 0.025 की ये वैल्यू दी हुई है, तो दोनों वैल्यूज़ रख ली और फर्दर सॉल्व कर लिया। इस तरह से ये आंसर निकल आया। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने ये पूरा सैम्पल पेपर 5 पार्ट में कर दिया है। अब इसको आप प्रैक्टिस करिए, इससे पैटर्न आपको समझ में आएगा। इसके अलावा और भी सैम्पल पेपर्स मार्केट में आए हुए हैं, उनको लगाइए। यूलाइक के भी आया हुआ है, एग्ज़ाम आइडिया का भी आया हुआ है और EAD का भी आया है, आर्यंत का भी आया, बहुतों का आया हुआ है। तो कोई भी एक सैम्पल पेपर उसमें से 10-20 दिए होते हैं, 10-20 में से सॉल्व अनसॉल्व दोनों देखिए तो आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा। और फिर NCERT के अंदर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, NCERT, एग्जाम्पलर, इन सब से प्रैक्टिस कीजिए और सैम्पल पेपर भी देखिए, क्वेश्चन पेपर्स देखिए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखिए, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अच्छी तरह से पेपर को कर पाएंगे। पैटर्न मालूम होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो आप लोग सब लोग इसको लगाइए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और बच्चों को भी हेल्प कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ओके स्टूडेंट, यहीं तक रखते हैं।